हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 25। अब नेक्स्ट। सुबह का वक्त। अधीरा की जब सुबह आंखें खुली तो उसने देखा ध्यांश उसे पकड़कर सो रहा था। अधीरा ने उसे हल्के से अपने आप से दूर किया और उठकर बैठ गई। फिर उसने बेड से उतरकर जल्दी से बाथरूम में चली गई। जब वो बाथरूम में आई उसे याद आया उसके पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर आई। तभी उनके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अधीरा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने ध्रुति खड़ी थी और उसके साथ कावेरी थी। अधीरा ने उसे देखकर अपना सर झुका लिया और बोली, प्रणाम हुकुमरानी साहब। ध्रुति ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, माँ कहिए हमें। ध्रुति की बात सुन अधीरा की आंखें आंसुओं से भर गई। ध्रुति ने उसके आंसू साफ किए और अपने हाथ में पकड़े सामान को उसे देते हुए बोली, ये आपके लिए कपड़े हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए, आरती करनी है। अधीरा ने अपना सर हिला दिया और जल्दी से रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद अधीरा रेडी होकर बाहर आ गई। ध्यांश जो ध्रुति के आवाज से जाग गया था उसने अधीरा को देखा तो देखता रह गया और उसके मुंह से मदहोशी से निकल गया, माशाल्लाह क्या कयामत उतर आई है। अधीरा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी, माथे पे बिंदी। अधीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। अधीरा ने एक नजर ध्यांश को देखा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही ध्यांश ने अपने बालों में हाथ फेरा और कहा, कभी तो आप हमारे पास आएंगी, बस उस दिन का हमें इंतजार रहेगा। अधीरा जल्दी से पूजा घर में गई जहाँ सब लोग थे। अधीरा को आता देख ध्रुति ने उसे देखा और कहा, ध्यांश कहाँ है? जी माँ, वो कमरे में है, अधीरा ने धीरे से जवाब दिया। तभी वहां काव्यांश आया। ध्रुति ने उसे फुल इग्नोर किया। ये देख काव्यांश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और ध्रुति को बुरी तरीके से घूरने लगा। काव्यांश के आंखों की तपिश ध्रुति पर इतनी ज्यादा थी कि ध्रुति को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रखा हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी वहां ध्यांश आया। उसे आता देख ध्रुति ने कायरा को कुछ इशारा किया तो कायरा ने ध्यांश को देखकर कहा, ध्यांश बहू के साथ आरती करिए। ध्यांश ने ध्रुति को देखा जो उसे देख भी नहीं रही थी। ये देख ध्यांश को काफी बुरा लगा। अधीरा, ध्रुविका और ध्रुति ने मिलकर आरती शुरू कर दी। आरती होने के बाद अधीरा ने सबका आशीर्वाद लिया। उसके बाद ध्रुति उसे लेके किचन में चली गई। काव्यांश का गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। ध्रुति उसे इग्नोर जो कर रही थी। काव्यांश ने ध्रुति को जाते देखा और बोला, मोहब्बत में गुस्सा वही करता है जिसमें मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है। फिर आपके इस तरह से नजरअंदाज करने से वो गुस्सा फूट फूट कर बाहर आता है। जयपुर। एक आलीशान होटल में एक लड़का बड़े आराम से सो रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने एक हाथ से फोन को उठाया और कान पर लगा दिया। सामने से कोई इंसान उस लड़के को कुछ कह रहा था और वो लड़का चुपचाप उस इंसान की बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने अपना मुंह खोला और बोला, आप टेंशन मत लीजिए पापा, आपका काम हो जाएगा, बस कुछ दिन इंतजार करिए। ये कहकर उस लड़के ने फोन रख दिया और किसी को फोन करके कुछ कहा। थोड़ी देर बात करने के बाद उस लड़के ने फोन रख दिया और डेविल स्माइल करके वापस सो गया महल। ध्रुति, कायरा, कावेरी और अधीरा ने मिलकर सबको नाश्ता दिया और खुद भी नाश्ता करने बैठ गए। दादाजी और दादी अब ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे। कल के सीन के कारण सब जैसे चुप से हो गए थे। सबने अपना नाश्ता किया और अपने अपने कमरे में चले गए। अधीरा ध्रुति के साथ वही बैठी थी कि तभी उसे ध्यांश की आवाज आई। ध्यांश की आवाज सुन अधीरा घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए धीरे धीरे कदमों से कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसे जाता देख ध्रुति ने अपनी गर्दन हिला दी और बोली, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। अधीरा धीरे धीरे अपने कदम लेते हुए कमरे में चली गई। वो जैसे ही कमरे में आई, ध्यांश ने दरवाजा लगा दिया और अधीरा की ओर बढ़ने लगा। डीके कॉलेज। आरव जब से आया था वो ध्रुविका को देख रहा था जो आज कॉलेज नहीं गई थी।
इसलिए लाख ढूंढने के बाद भी उसे ध्रुविका नहीं दिखी। कार्तिक उसे देखकर बोला, शायद वो आज कॉलेज नहीं आई है। आरव ने अपना सर निराशा से हिलाया और बोला, चल क्लास में चलते हैं। कार्तिक उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ आरव, आज तुम काफी ज्यादा बेचैन लग रहे हो। सब ठीक है ना। आरव ने उसे देखा और कहा, पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कार्तिक ने उसके कंधे पर से हाथ हटाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा यार, चल सब ठीक है और वो भी ठीक होगी। चल अब क्लास के लिए देर हो रही है। आरव ने अपना सर हिलाया और क्लास की तरफ चला गया। ध्रुविका और रावी अपने कमरे में बैठकर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही थी। उन दोनों का भी आज बाहर निकलने का मूड नहीं था, इसलिए वो दोनों कमरे में ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ध्रुति उन दोनों के लिए मिल्क शेक बनाकर कावेर के हाथों भेज दिया और खुद भी उनके कमरे में जाने लगी कि तभी उसे किसी ने अपने कंधे पर उठाया और लेकर जाकर बेड पर पटक दिया। ध्रुति ऐसे बेड पर गिरने पर तुरंत उठ गई। कामेश ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। तब तक ध्रुति कमरे से गायब थी। कावेश बुरी तरह से चिढ़ गया था। उसने आगे बढ़ते हुए ध्रुति को आवाज लगाई, हुकुम रानी साहब। ध्रुति बेड के दूसरी साइड नीचे बैठी थी। उसे बिल्कुल कावेश के सामने नहीं जाना था। ध्रुति अपनी आंखें बंद करके बैठी थी कि अचानक उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस हुई। ध्रुति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और कावेश उसके गर्दन पर सूंघते हुए बोला, आपकी खुशबू हमें आज भी पागल करती है। पागल को पागल करने की क्या जरूरत है जब वो पहले से ही पागल हो। ध्रुति ने अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए कहा, जिसे सुन कामेश ध्रुति के गर्दन पर हल्के हल्के चूमते हुए बोला, बहुत हिम्मत बढ़ गई है अब हुकुम रानी सा की, सास जो बन गई है। कावेश के ऐसा करने से ध्रुति के पूरे शरीर में झुनझुनी सी दौड़ रही थी। कावेश ने ध्रुति को उठाया और बेड पर रख दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, कहा था ना आपसे हमें गुस्सा मत दिलाइए। फिर भी आप बार बार हर बार वही करते हैं जिससे हमें गुस्सा आए। क्यों, आपको मजा आता है हुक्मरान साहब हमें गुस्सा दिलाने में? आपको हर बार गुस्सा आता है क्यों? हुकुम सा, कैसा पागलपन है ये आपका? ध्रुति ने कावेश को घूरते हुए कहा। ध्रुति के बात सुन कावेश ने उसके गर्दन पर चूमते हुए कहा, ये हमारा पागलपन नहीं हुक्मरान सा, ये हमारा प्यार है, हमारी बेइंतहा मोहब्बत है। कावेश के इसे चूमने से ध्रुति अपना कंट्रोल खोती जा रही थी, जिस कारण उसने कावेश को अपने आप से दूर करते हुए कहा, बस कीजिए हुकुम सा, ये आपका प्यार नहीं पागलपन है। थक गए हैं हम आपके इस पागलपन से। क्यों आप नॉर्मल इंसानों जैसे बिहेव नहीं करते, बार बार हमें टॉर्चर करते हैं। आप हमें प्यार करके डरा के रखते हैं, डरते हैं हम आपके पास आने से, डर लगता है हमें आपके इस प्यार से। आपका प्यार हमें सुकून नहीं तकलीफ देता है। उसने आगे कहा, सुना आपने, आप हमसे दूर रहे इतने सालों में, हमें लगा शायद आप बदल गए हैं, लेकिन नहीं, आप अभी तक वही हैं। जहां आपने हमसे शादी की थी, आप हर बार हमारे दिमाग से खेलते हैं। ध्रुति रोते हुए अपने मन की भड़ास निकाल रही थी। एक तरफ उसे ध्यान पर गुस्सा आ रहा था, ऐसे में कावेश उसे प्यार से मनाने के बजाय उसे डरा रहा था। ध्रुति की बात सुन कावेश को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर से वार कर दिया। वो उसके सीने में बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसका प्यार जिसे पाने के लिए उसने न जाने क्या क्या किया, आज उसकी मोहब्बत उसके इश्क पर सवाल उठा रही थी। उसका पास आने उसे सुकून नहीं दर्द दे रहा था। कावेश का दिमाग पूरा खाली हो गया था। आज उसने सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। कावेश ध्रुति के ऊपर से उठा और ध्रुति से दूर होकर बोला, मतलब आज भी हमारा प्यार एक तरफा था? आपने अभी तक हमसे मोहब्बत नहीं की, बस आपका प्यार एक दिखावा था। हम आज भी आपके दिल में नहीं, दिमाग में हैं। आपको हमारी बातें टॉर्चर करती हैं, हमारा प्यार आपको तकलीफ देता है। इतना बोल कावेश जट से ध्रुति के पास गया और उसके दोनों बाहों को पकड़ते बोला, हमारी मोहब्बत आपको तकलीफ लगती है, हमारा प्यार आपको पागलपन लगता है। हुकुम रानी सा, हमारा इश्क आपको सनकी लगता है।
फिर ध्रुति के भाव को झटक कर दूर होते हुए चिल्लाकर बोलता है, हुकुम रानी साहब बोलिए, आपने हमारी मोहब्बत को टॉर्चर का नाम क्यों दिया? क्यों? आपको हमारा पास आना दर्द देता है? ध्रुति काव्यांश की बातें सुन डर गई। अगर काव्यांश फिर से गुस्सा हुआ तो हम क्या करेंगे? उसने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हमें आपके पास नहीं रहना, अकेले छोड़ दीजिए हमें। कुछ देर खुद भी गुस्सा होते हैं और हमें भी गुस्सा दिलाते हैं। कावेश ध्रुति की बात सुन जोर जोर से हंसने लगा। कावेश को हंसता देख ध्रुति बुरी तरह से घबरा गई। कावेश अचानक हंसते हंसते रुक गया और ध्रुति के एकदम नजदीक जाकर उसके गर्दन पर जहाँ डिक्की लिखा था उस पर अपनी सांस से छोड़ते हुए बोला, अब आप खुद मेरे पास आएंगे, वो भी भागते हुए। इतना कहकर उसने ध्रुति के गर्दन पर चूम लिया और वहां से तेज कदम लेते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी ओर ध्यांश अपने कदम धीरे धीरे अंधेरा की ओर बढ़ा रहा था। ध्यांश को अपने पास आता देख अंधेरा अपने कदम पीछे ले रही थी। उसकी नजर नीचे फर्श पर घूम रही थी। उसके दिल की धड़कनें नॉर्मल से ज्यादा तेज चल रही थी। उसने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ रखा था। अधीरा को ऐसे देख ध्यांश के चेहरे पर सनक से भरी जुनूनी स्माइल थी और वो अपने सीने को सहलाते हुए अधीरा के आगे और आगे बढ़ रहा था। अधीरा अपने कदम पीछे ले रही थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। दिल में अनचाहा डर था जिस कारण उसके माथे पर हल्का पसीना आ रहा था। अधीरा अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू में करते हुए पीछे जा रही थी कि अचानक उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। अपनी पीठ पर ठंडक महसूस कर अधीरा की सांसें तेज हो गई और उसका सीना थोड़ा सा ऊपर हो गया। ध्यांश जो एकटक अधीरा को देख रहा था उसकी ये मदहोश करने वाली हरकतें देख दीवाना होता जा रहा था। ध्यांश अधीरा के एकदम पास जाकर खड़ा हो गया और उसने अपना एक हाथ अधीरा के सर के पीछे साइड रखा और अपना दूसरा हाथ अधीरा के खुली कमर पर रख दिया। ध्यांश के ठंडे हाथों की पकड़ अपने कमर पर महसूस कर अधीरा एकदम से सिहर गई। उसकी धड़कनें कम होने के बजाय बीतते पलों के साथ और बढ़ती जा रही थी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। ध्यांश ने उसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ते हुए कहा, मेरी रस भरी। इस वक्त ध्यांश की धड़कनें भी तेज चल रही थी। वो भी तेजी से सांसें ले रहा था जिसकी गर्माहट अधीरा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ध्यांश धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ रहा था। अधीरा अभी भी नीचे देख रही थी। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अब कूदकर सीने से बाहर आ जाएगा। ये एहसास उसे पहली बार हो रहे थे। जिस दिल में एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ एक सुकून जो न जाने कब से कहीं खो गया था। ध्यांश ने अधीरा के चेहरे को देख अपने दिलकश आवाज में अधीरा से कहा, सागर से गहरी है आपकी ये नजरें, खुशियों की शहनाई है आपकी ये नजरें, हुस्न का जाम है आपकी ये नजरें, छुपा ये कई अरमान आपकी ये नजरें, ले लेना कहे हमारी जान आपकी ये नजरें। ध्यांश की बात सुन अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। ध्यांश ने उसके ठुड्डी को अपने हाथों से पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर की ओर कर लिया। फिर उसके दोनों आंखों को बारी बारी चूम लिया। ध्यांश के ऐसे छूने से अधीरा की सांसें तेज हो गई और उसके शरीर का रोम रोम सिहर गया। अधीरा को ऐसे देख ध्यांश का दिल बगावत पर उतर आया था। वो बस अपने आंखों में जुनून लिए उसे देख रहा था। उसने अधीरा को अपने आंखों खोलने को कहा तो अधीरा ने हल्के से ना में गर्दन हिलाई तो ध्यांश ने उसे देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, रस भरी। ध्यांश की आवाज सुन अधीरा ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसके पलके उठाते ही उसकी नजरें सीधा ध्यांश की हरी आंखों से जा मिली। ध्यांश ने अधीरा को दीवानगी से भरकर अपने होठों पर सनक भरी स्माइल लिए अपनी मदहोशी में कहा, आपकी नजर झुकी है तब तक ठीक है, अगर ये एक बार उठी तो फिर समझो कयामत ही कयामत। दूसरी तरफ आलीशान होटल। वो लड़का अभी भी सो रहा था कि तभी उसके रूम का डोर किसी ने नॉक किया। उस लड़के ने अलसाई हुई अंगड़ाई ली और जाकर डोर ओपन किया और देखा तो सामने उसी के उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसके लड़के ने सामने देखते हुए कहा, यार अथर्व, तुम कितना सोते हो? हम यहाँ आए किस लिए हैं और तुम हो कि नींद ही पूरी नहीं होती तुम्हारी? अथर्व ने फिर से बेड पर सोते हुए कहा, बकवास बंद कर और ये बता तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली कि नहीं? कामिश ने कहा, हाँ मिल गई है। ये कहकर उसने अथर्व के सामने एक फाइल बढ़ा दी।
अथर्व ने वो फाइल ली और उसे पढ़ने लगा। पूरी फाइल पढ़ने के बाद अथर्व ने एक डेविल स्माइल दी और बोला, चलो फिर आज से ही काम पर लग जाते हैं। इतना कहकर वो नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद अथर्व बाथरूम से बाहर आया और रेडी होकर कामेश के साथ होटल से बाहर चला गया। राजपूत कॉरपोरेशन। अथर्व और कामेश राजपूत कॉरपोरेशन में आए थे और वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी वहां क्रुश आता है और उन दोनों को देखकर कहता है, वेलकम टू राजपूत कॉरपोरेशन मिस्टर अथर्व। ये कहकर कुश ने उन दोनों को मीटिंग रूम में लेके चला गया। मीटिंग रूम में पहले से ही स्टाफ मौजूद था। अथर्व और कामेश जाकर सीट पर बैठ गए। तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ और कावेश रॉब से अंदर आया। उसका ऑरा है काफी खतरनाक था और आज तो वो काफी गुस्से में था। कावेश आकर अपने किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही मीटिंग स्टार्ट हो गई। मीटिंग कुछ घंटे चली। मीटिंग होने के बाद कावेश वहां से अपने केबिन में चला गया। क्रुश ने कुछ पेपर अथर्व के सामने रख दिए और उसे साइन करने को कहा। अथर्व ने सिंह करते हुए मन में कहा, काव्यांश राजपूत, ये तुम्हारे खुशी की नहीं बर्बादी के पेपर है। क्रुश ने वो पेपर ले लिए और उसे हाथ मिलाकर कहा, आपका राजपूत कॉरपोरेशन में वेलकम है। आज से आप इस प्रोजेक्ट पर हमारे पार्टनर हैं। अथर्व ने हाँ कहा और वहां से चला गया। शाम का वक्त महल सब फैमिली बाहर गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी ध्रुति का फोन रिंग हुआ। ध्रुति ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया तो दूसरी साइड से ध्रुति को किसी ने कुछ कहा, जिसे सुन ध्रुति के आंखों से झरझर आंसू बह गए और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। सबने ध्रुति को देखा जिसके आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे इसे देख सबकी जान जैसे सूख गई हो। ध्रुति अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए बाहर जाने लगी। उसे बाहर जाता देख सब लोग भी उसके पीछे जाने लगे। तभी कामेश के पिता अमर सिंह का फोन रिंग हुआ। उन्होंने फोन उठाकर कान पर लगा दिया। उस साइड से आरुष बात कर रहा था। आरुष ने कहा, दादाजी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, बड़े पापा सा का एक्सीडेंट हो गया है। आरुष की बात सुन अमर सिंह को तो जैसे सदमा लग गया हो। उन्होंने जल्दी से फोन रखा और आगे बढ़ते हुए बोला, गाड़ियां निकालो। उनकी बात सुन सब बॉडीगार्ड्स और फैमिली भी गाड़ियों में बैठ गए और उनका काफिला हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। ध्रुति को तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसे सुबह की बात याद आ गई जब कामेश ने उसे जाते हुए बोला था, आप खुद मेरे पास आएंगे। ध्रुति का सोच सोचकर दिमाग खाली हो गया था। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। ध्रुति भागते हुए आगे जा रही थी। उसे आगे आरुष दिखा। आरुष को देख ध्रुति उसके पास जाते हुए बोली, कहाँ है हुकुम सा। आरुष ने नम आंखों से ओटी की तरफ इशारा किया। ध्रुति धीरे कदमों से उस ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर क्रुश पर जाती है जिसके बाजू में दो लड़के खड़े थे। तीनों के ऊपर खून के धब्बे थे। इतना खून देख ध्रुति अपनी जगह जैसे जम सी गई। ध्रुति ओटी के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और रोते हुए अपने मन में बोली, क्यों हुकुम साहब, क्यों आप ऐसा करते हैं? हर बार हमें दर्द देते हैं। क्या मिलता है आपको ऐसा करके? हे महादेव, क्यों आप हमारी इतनी परीक्षा लेते हैं? तभी उस ओटी का दरवाजा खोलकर एक नर्स बाहर आती है। नर्स को बाहर आता देख सब नर्स को पास जाते हैं, लेकिन ध्रुति अपनी जगह पर ही खड़ी थी। नर्स सबको देखकर बोली, देखिए हुकुम सा का ब्लड काफी बह गया है, उन्हें ब्लड की जरूरत है, प्लीज अगर कोई हो तो। नर्स की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी धांश जो एक जगह पर खड़ा था वो आगे आकर बोला, मेरा लीजिए। नर्स, ठीक है आप मेरे साथ चलिए, बोलकर नर्स धांश को दूसरे वार्ड में लेकर चली गई। मीनाक्षी वही बेंच पर बैठकर रोने लगी। उनको रोता देख कावेरी और कायरा मीनाक्षी जी के पास बैठ गई और मीनाक्षी जी से बोले, चुप हो जाइए रानी माँ, हुकुम सा ठीक हो जाएंगे। ध्रुविका अपनी माँ की हालत देख उसके पास जाकर बोली, माँ। ध्रुविका की आवाज सुन ध्रुति ने उसे देखा और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, देख लाडो, हुकुम सा हमसे कितना नाराज हुए हैं कि उन्होंने ये सब करते हुए एक बार भी नहीं सोचा अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम कैसे जिएंगे। उसकी बात सुन सब शॉक हो गए और ध्रुति को देखने लगे। वही खड़े अत्थर ने जब ध्रुति की बात सुनी तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और वो कामेश को लेकर वहां से चला गया। ध्रुति की बात सुन मीनाक्षी जी उसके पास आते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो तुम बहू? मीनाक्षी जी की बात सुन ध्रुति रोते हुए बोली, माँ, वो हमसे गुस्सा हो गए थे और गुस्से में बोलकर गए थे कि
वो अब हमसे दूर रहेंगे जब तक हम उनके पास नहीं जाते और हम जल्दी उनके पास आएंगे। उनकी बात उसकी बात सुन सबको लगा कि कामेश ने ये सब जानबूझकर किया है। मीनाक्षी जी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या करूं मैं इस लड़के का? इसका पागलपन कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वहां राका आता है जिसे राजेश ने पकड़ रखा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथों पर प्लास्टर लगा था और उसके पैरों पर भी पट्टियां बंधी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, जिस कारण राजेश ने उसे पकड़ रखा था। राका के ऐसी हालत देख सब चौंक गए। कावेरी जल्दी से राका के पास जाते हुए बोली, ये आपको कैसी लगी? राजेश ने उसे थोड़ी देर चुप रहने को कहा और ध्रुति को देखकर बोला, आप गलत सोच रही है हुक्मरान ईसा। उसकी बात सुन सब अब राका को असमंजस में देखने लगे। राका ने ध्रुति को ऐसे देखकर कहा, हुकुम शाह ने ये सब खुद नहीं किया, किसी ने उन पर हमला किया है। ये सब सुनकर अब सब शौक हो गए। ध्रुति राका के पास जाते हुए बोली कि किसने किया ये सब भाई? राका अपना सर नीचे झुकाते हुए बोला, अभी तक कुछ पता नहीं चला है हुक्मरान साहब। ध्रुति उससे दूर होते हुए कहा, ढूंढ निकालो उसे भाई, किसी भी हालत में। इस बार उसका शिकार शेर नहीं, इस शेर की शेरनी करेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुक्म साहब पर हमला करने की? इस वक्त ध्रुति के आंखों में अलग ही जुनून था उसका, और इस वक्त और एकदम कड़क था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसे ऐसे देख सब शॉक हो गए। सब उसे एकटक देखने लगे। राका ने हाँ में सर हिलाया और वहां से जाने लगा, जिसे देख ध्रुति बोली, आप आराम करिए भाई, ये काम कोई और कर लेगा। जी हुक्मरानी सा, ये कहकर राका वहीं बैठ गया। वो वहां से नहीं जाना चाहता था। उसे काव्यांश की फिक्र हो रही थी। सब ओटी के दरवाजे पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। 2 घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुला और डॉक्टर की टीम ओटी रूम से बाहर आई। डॉक्टर को बाहर आता देख ध्रुति जल्दी से उनके पास जाते हुए बोली, हुकुम सा कैसे हैं? डॉक्टर सीरियस फेस बनाकर बोले, देखिए हमने उनकी सर्जरी कर दी है, लेकिन उनकी कंडीशन अभी भी काफी सीरियस है। सर पर काफी गहरी चोट आई है। अगले 24 घंटे में अगर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। ये बोलकर डॉक्टर चुप हो गई। उसकी बात सुन ध्रुति चिल्लाते हुए बोली, आपका मतलब क्या है डॉक्टर? इतनी देर से आप अंदर इसलिए थे ताकि बाहर आकर आप हमें ये कहे कि वो अभी तक ठीक नहीं है? ध्रुति की बात सुन कायरा उसके पास आते हुए बोली, ध्रुव ये तो क्या बोल रही है? तू एक खुद डॉक्टर होकर ये सब बोल रही है? तो क्या करे कायू, देखो तो वो क्या कह रहे हैं। ध्रुति ने रोते हुए कहा तो कायरा ने उसे गले लगा लिया और शांत करते हुए बोली, चुप हो जा जुजू, ठीक हो जाएंगे, हमारे महादेव उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। ध्रुति कायरा की बात सुन मंदिर में बने महादेव की मूर्ति के सामने जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और हाथ जोड़कर महादेव से कहती है, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम आपके आगे भीख मांगते हैं महादेव, हमारे हुक्म सा को ठीक करिए, हम नहीं उन्हें ऐसे देख सकते। ये कहकर उसने मंदिर में रखे दिए को जलाया और रोते हुए महादेव से प्रार्थना करने लगी। ध्रुति कुछ देर वहां ही वैसे ही बैठी रही कि तभी आरुष भागते हुए उसके पास आया और ध्रुति से बोला, बड़ी मासा, बड़े बाबा सा को होश आ गया। आरुष की बात सुन ध्रुति जल्दी से अपनी जगह पर उठी और भागते हुए कावंश के वार्ड के बाहर आ जाकर रुक गई। उसकी नजर कावंश के ऊपर गई जो बेसुध सा बेड पर लेटा था। उसे ऐसे देख ध्रुति के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई और वो धीरे धीरे कदमों से अंदर जाने लगी। अत्तर खुशी से फोन पर बात कर रहा था। आपका काम हो गया पापा, उसका ऐसा कचुम्बर बनाया है कि वह अब कोमा से बाहर नहीं आएगा और आ भी गया तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। उसकी बात सुन दूसरे साइड से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुन अथर्व हंसते हुए बोला, आप टेंशन मत लीजिए, सब हमारे हिसाब से ही होगा। ये कहकर उसने फोन रखा और कामेश को देखकर बोला, चलो हमारे पहले जीत की खुशी मनाते हैं। ये कहकर वो दोनों भी ड्रिंक करने बैठ गए। हॉस्पिटल सब कावेश को देख रहे थे, लेकिन कावेश उसकी नजर तो किसी और को ही ढूंढ रही थी जो अब तक उसके आंखों के सामने नहीं आई थी।
सब उसे ऐसे इधर-उधर देखते हुए बोले, हम बाहर जाते हैं। ये कहकर सब बाहर चले गए। ध्रुति जाकर काव्यांश के पास बैठ गई और काव्यांश उसे अपने पास देख सनक भरी स्माइल करके धीरे से बोला, देखा, महादेव ने हमारी कितनी जल्दी सुन ली। आपको हमारे पास लाने के लिए हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। काव्यांश की बात सुन ध्रुति ने काव्यांश को घूर कर देखा और वो कुछ बोलती कि बाहर एक जोरदार आवाज आई। बाहर बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी आवाज सुन ध्रुति एकदम से डर गई। ध्रुति को डरा हुआ देख काव्यांश बोला, राजस्थान के शेरनी एक बम ब्लास्ट से डर गई। ध्रुति डरते हुए काव्यांश से बोली, ये क्या है हुकुम सा? जंग का आगाज हुक्मरानी सा। काव्यांश ने अपने चेहरे पर सनक भरी स्माइल लाते हुए कहा, जिसे सुन ध्रुति बोली, पर अभी क्यों? क्योंकि इस वक्त राजस्थान का शेर घायल है और बुजदिल लोग हमेशा घायल हुए आदमी पर ही अपना जोर दिखाते हैं। काव्यांश ने वैसे स्माइल करते हुए कहा। काव्यांश की बात सुन ध्रुति घबरा गई और बोली, अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से। काव्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप क्यों डर रहे हैं हुक्मरानी सा? जंगल में कितने जानवर रहते हैं, लेकिन दहाड़ तो सिर्फ शेरों की होती है। और इस राजस्थान का शेर घायल है, लेकिन उसकी फैमिली अभी भी सही सलामत है। और वैसे भी बहुत दहाड़ लिए हम, थोड़ी दहाड़ अब मेरी शेर की भी सुन ले सब। लेकिन हुकुम सा, ध्यांश कैसे? वो तो इन सब से दूर रहता है। ऐसे में वो कैसे जंग के मैदान में उतरेगा? राका भाई को भी चोट लगी है, ध्रुति ने घबराते हुए कहा। ध्रुति की बात सुन काव्यांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान तैर गई और उसने ध्रुति अपने हाथ से उसके हाथ को रख दिया और उसे नजदीक लाकर उसके कान में गहरी आवाज में बोला, शेर के घर गिद्दड़ नहीं, शेर ही पैदा होता है हुक्मरानी सा। काव्यांश की गहरी आवाज सुन ध्रुति डर गई और अपनी आंखें बड़ी करके बोली, मतलब ध्यांश भी? नहीं नहीं हुकुम सा, ये आपने क्या किया? वही जो एक राजपूत को करना होता है, हुकूमत के लिए तैयार। काव्यांश ने भी उसी तरह ध्रुति के कान में कहा। काव्यांश की बात सुन ध्रुति एकदम से सुन्न हो गई और अपने मन में बोली, एक और सन की। हाँ हुक्मरानी सा, हमारी सन की इश्क की निशानी ध्रुति काव्यांश का अंश ध्यांश, वो हमसे अलग कैसे होगा? ये कहकर काव्यांश ने ध्रुति के गर्दन पर चूम लिया। बाहर बम ब्लास्ट की आवाज सुन सब जगह अफरा तफरी मच गई थी। राधेश और आरुष बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर खड़े थे। उनके सामने काफी लोग हाथों में तलवार ले खड़े थे। उनके बीच कई सारे रियासत के राजा खड़े थे और उन सबके बीच कुशाल खड़ा था। सब राधेश और आरुष को देख हंसने लगे और बोले, देखो ये चमचों को, चमचिक हम ही रोकेंगे। उनकी बात सुन राधेश और आरुष कुछ नहीं बोले और वैसे ही खड़े रहे। तभी कुशल ने सबको देखकर कहा, हमला, देखना कोई बचना नहीं पाए। उसका आदेश मिलते ही सब आदमी आगे आकर लड़ने लगे। आरुष और राधेश के हाथ में भी तलवार थी। उनके पीछे अमर सिंह और क्रूश खड़े थे। सब आदमी काव्यांश के बॉडीगार्ड्स को मारते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने का रास्ता बना रहे थे, लेकिन काव्यांश के बॉडीगार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कुशल ये देख काफी चिढ़ गया और वो खुद लड़ाई करते हुए आरुष और राधेश के सामने आकर खड़ा हो गया। राधेश ने उसे देखा और कहा, अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, नहीं तो बुरी मौत मरेगा तू। राधेश की बात सुन कुशल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कौन? तू मारेगा मुझे या फिर तुम्हारा वो हुकुम जो इस वक्त बेड पर पड़ा है? कुशल की बात सुन राधेश कुछ नहीं बोला तो कुशल ने अपनी तलवार ली और राधेश पर हमला कर दिया। राधेश ने जल्दी से रिएक्ट किया और उसका वार अपनी तलवार से रोक दिया। तभी पीछे से कुछ रियासत के राजा आए और उन सब पर हमला कर दिया। सब उनसे लड़ रहे थे। सबको लड़ते देख कुशल ने जल्दी से राधेश को धक्का दिया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अंदर ध्रुविका, रावी, अधीरा, कायरा, मीनाक्षी जी के पास बैठे थे। उनके साथ ही ध्यांश भी था। कावेरी राका के साथ एक वार्ड में थे। तभी वहां कुशल आया और ध्यांश को देखकर बोला, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे ये जानकर कि जिस जगह कुछ साल पहले मैं था, आज तू भी उस जगह पर पहुंच गया है।
उसकी बात सुन ध्यांश ने उसे गुस्से में घूरा तो खुशहाल ने उसे देख हंसते हुए बोला, अरे क्या हुआ, बच्चे को बुरा लगा? कोई बात नहीं, अब तुम इन सब की आदत डाल लो। वो क्या है ना, इस वक्त तुम्हारा बाप जिसे तुम सब शेर समझते हो वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। अब तुम सबको कौन बचाएगा? एक कहकर विशाल खुशहाल जोर जोर से हंसने लगा। कुशल की बात सुन ध्यान कुछ नहीं बोला तो कुशल ने सबको देखते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे घर में काफी बलाए हैं, एकदम गरम माल। खुशहाल की बात सुन ध्यांश ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और खुशहाल के मुंह पर उसे हाथ से मुक्का मार दिया। उसका मुक्का पड़ते ही खुशहाल नीचे फर्श पर गिर पड़ा। ध्यांश ने चिल्लाते हुए कहा, हमारी रगों में वो खून दौड़ता है जिसके एक बूंद अगर तेजाब पर गिर जाए तो तेजाब भी जल जाता है। शेर घायल है तो ये मत समझना कि जंगल पर तुम राज करोगे। हम भी बब्बर शेर के शेर हैं। दहाड़ना हमें भी आता है और तुम जैसों को पछाड़ना भी। ध्यांश इस वक्त एकदम खूंखार लग रहा था। उसका गुस्सा बिल्कुल काव्यांश जैसा था, वही रौब, वही तेज, वही दहाड़। ध्यांश को अचानक ऐसे गुस्से में आता देख कुशल डर से पीछे खिसकने लगा। अधीरा ने डर से ध्रुविका का हाथ पकड़ लिया और ध्रुविका अधीरा को देखने लगी, जो ध्यांश को देख सहम गई थी। ध्रुविका को ऐसे देख खुद को देखता पाकर अधीरा ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया और अपनी नजरें झुकाकर बोली, सॉरी, वो बस कोई बात नहीं भाभी, हम भी भाई का ऐसे देख डर जाते हैं। ध्रुविका ने नरमी से कहा। उसकी बात सुन अधीरा ने उसे देखा, फिर ध्यांश को। ध्यांश खुशहाल को घूरे जा रहा था। खुशहाल के मुंह पर मारने के कारण उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने अपने मुंह में आए खून को साइड में थूक दिया और बोला, बहुत उड़ रहे हो ना बाप के दम पर, जल्दी ही नीचे आओगे। खुशहाल की बात सुन ध्यांश ने सनक भरी स्माइल लिए अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहा, अब बाप ने उड़ना सिखाया है तो उड़ेंगे ही। तुम्हारे जैसे सिर्फ लड़कियों के साथ सोना नहीं सिखाया, आसमान में उड़ान भरना सिखाया है। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों से मारो जाओगे। कुशल वहां से गुस्से में चला गया और जाते जाते अपने मन में बोला, कभी तो हाथ आओगे। ध्यांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वही दीवार पर एक मुक्का मार दिया, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। अधीरा ने जब देखा तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साड़ी के पल्लू से उसका खून रोकने लगी। अधीरा को अपनी फिक्र करता देख ध्यांश के दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो अधीरा को एकटक अपने नशीले आंखों से देखने लगा। अधीरा उसके हाथ को देख रही थी जहां से खून निकल रहा था और ध्यांश उसे। अधीरा डरी हुई उसके हाथ थामे खड़ी थी कि अचानक उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको भी ये सन की इश्क पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले भाग में।